आज विश्व एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और पूरे विश्व पे एक वर्ल्ड वॉर का जो संकट मंडरा रहा है सिर्फ एक व्यक्ति रशिया और एक देश रशिया की वजह से, एक व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन और एक देश रशिया की वजह से। तो अभी मैं व्लादिमीर पुतिन जी के हॉरोस्कोप को देख रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के योग हैं जो आज इनके थ्रू ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया एक बड़े संकट में आ सकती है, संकट के दौर से गुजर रही है। हजारों लोग मारे जाएंगे, हजारों लोग अनाथ हो जाएंगे, बहुत बड़ा एक संकट पूरे विश्व पे आ सकता है। कब तक ये युद्ध चलेगा, कब ये युद्ध बदलेगा, कब ये युद्ध खत्म होगा, ये युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा, पुतिन क्या सोच रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे उनके हॉरोस्कोप से देखने के लिए। तो शुरू में देखते हैं, देखो जो व्लादिमीर जी हैं इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 सुबह 9:30। तो देखो इन दो इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है। इन दो इंफॉर्मेशन से पहली इंफॉर्मेशन ये जो 9:30 है इसका भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये हमें सूर्य की पोजीशन बता सकती है अप्रॉक्स में। सूर्य की पोजीशन कैसे कि देखो ऐसा होता है कि अगर मैं सुबह सूर्योदय को 6 AM मान लेता हूं तो 12 PM और 6 PM यहां पे हो गया और 12 AM ये हो गया। तो अगर किसी का जन्म 6 AM से 12 बजे के बीच में, दोपहर के 12 बजे के बीच में होता है तो इनका जो सन है ना वो काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि इस टाइम पर सन जो है ना यहाँ पे एग्जैक्टली 12 बजे, दोपहर के एग्जैक्टली 12 बजे सन हमारे सिर के ऊपर होता है और हॉरोस्कोप में वो हमारे 10th हाउस में होता है। अगर किसी का सूर्य 10वें भाव में होता है इसका मतलब यह है क्या है कि 10th हाउस क्या है कि हमारा कर्म का भाव है। सूर्य क्या है कि सूर्य एनर्जी है, सूर्य निरंतर काम करने की क्षमता देता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, किसी से डरते नहीं है, लड़ने वाले होते हैं, चुनौतियों का सामना करने वाले होते हैं। तो शुरू में अगर मान लो सुबह जन्म 6 बजे के बाद, सूर्योदय के बाद और 12 बजे के आसपास, 12 में यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तब तक भी सूर्य अच्छा होता है। फिर उसके बाद सूर्य ना थोड़ा ढलना शुरू होता है, ठीक है। तो उस केस में भी सूर्य को खराब नहीं मानते, मतलब अगर सूर्य यहां से यहां तक कहीं है, मतलब दिन का जन्म है, तो ऐसे लोग ना काफी मेहनती होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ऐसे लोग चुनौतियों से डरते नहीं है, ऐसे लोगों को अगर जीवन में कुछ भी ना मिले तो भी वो अपनी हिम्मत से सब कुछ बनाने वाले होते हैं। पहली चीज हमें ये पता चलती है। हॉरोस्कोप में आ जाते हैं। हॉरोस्कोप में सूर्य जो है यहाँ पे, ठीक है, देखो सूर्य यहाँ पे 6 बजे होते हैं और ये लगभग 2.5 घंटा एक भाव में रहते हैं, ठीक है। तो 6 से 7:30 8 बजे तक यहाँ पे, फिर 8 से 10 के बीच में वो इस हाउस में, फिर इससे फिर इस हाउस में, फिर इस 12 बजे के आसपास इस हाउस में, फिर लगभग 2-2:30 बजे तक इस हाउस में, फिर यहाँ पे आके सूर्य थोड़े से कहेंगे कि खराब हो जाते हैं, फिर यहाँ और खराब, फिर यहाँ और खराब, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य यहाँ पे है तो 12th हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स सूर्य ने ले लिए। इट मींस, और दूसरी चीज क्या है कि सूर्य शनि के साथ भी है, तो इट मींस कि पिता से दूरियां, पिता का साथ ना मिलना, पिता का प्यार ना मिलना, पिता से दूरियां बन जाना, ये इनके साथ रहा होगा। सूर्य एक तो 12th में है और फिर सूर्य शनि के साथ बैठे हुए, ठीक है। तो यहां 9:30 बजे से हमें ये दो चीजें पता चल जाती है। इसके बाद फिर चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं। देखो चंद्रमा इनके, पहली चीज तो आप ये देखो कि उच्च के बैठे हुए हैं, मतलब वृष राशि में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में है। अब भैया ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वृष राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो वृष का मतलब है कि उसमें शारीरिक ऊर्जा बहुत है। दूसरी चीज वृष राशि जो है, वृष का मतलब देखो हम यहाँ पे नंदी से रिप्रेजेंट करते हैं वृष को, मतलब उसमें शारीरिक ऊर्जाओं में शारीरिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो कहना किसी का नहीं मानते। अपने मन से काम करने वाले और बिल्कुल ही मूडी आदमी होते हैं, मूडी भी होते हैं। फिर चंद्रमा क्योंकि उच्च का है तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, ठीक है। एक तो अपने मन से काम करेंगे, पहली चीज ये, और अपने मन से काफी खुश रहते हैं, काफी क्रिएटिव काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं है लेकिन खुश रहते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते इसलिए दुखी रहते हैं, ये उनमें से हैं जो किसी की नहीं सुनते फिर खुश रहते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज देखो कि कृत्तिका, चंद्रमा जो है कृत्तिका में सूर्य के नक्षत्र में। अब कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है और कृत्तिका एक ऐसा नक्षत्र है जो एक तो क्या है कि मन को ना ये गर्म कर देगा। कृत्तिका हो गया, एक तो देखो वृष राशि की वजह से किसी की ना सुनना, कृत्तिका की वजह से जो मन में आ गया वो पूरा करना ही है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, वो किसी से नहीं दबता, सूर्य राजा है, ठीक है, वो किसी से नहीं दबता। तो भाई इनके मन में जो आ गया वो इनको करना ही है। दूसरी चीज 8वें हाउस की बात करते हैं, तो 8वां हाउस का मतलब हो गया अपनी रणनीति को किसी को भी ना बताना या छुप के काम करना। और यहाँ पे देखो एक और वर्ड दिखाई दे रहा है कि जो 10th लॉर्ड है वो 8th में चला गया, 10th लॉर्ड 8th में जाके उच्च का हो गया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर देखे हैं जो आईएएस हैं जो गुप्त मिशनों पे रहते हैं। मतलब 8th हाउस क्या है ना, 8th हाउस है छुपा हुआ भाव, डीप, गड्ढा। एस्ट्रोलॉजी में इसको बोला है कुआं, गड्ढा, या ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को ना पता हो, गुप्त। और 10th लॉर्ड 8th में जाके उच्च का हो गया, इसका मतलब इनका जो प्रोफेशन है वही ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है जो या तो ये कुछ ऐसी चीजों को खोजते हैं जिनके बारे में दुनिया को किसी को नहीं पता। ऐसे लोगों का प्रोफेशन गुप्त होता है, ऐसे लोगों का इन्वेस्टमेंट गुप्त होता है, ऐसे लोगों के मन में, क्योंकि चंद्रमा बैठ गया तो इनके मन में जो चल रहा है वो भी दुनिया को नहीं पता होता। ठीक है, यहां से चंद्रमा से दो तीन बातें यहां पे समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि कहानी चल क्यों रही है। अब लग्न की बात कर लेते हैं। इनका जो सेल्फ है लग्न, इनका जो सेल्फ है लग्न आ गया भैया तुला का। अब तुला, देखो तुला क्या होता है, जितने भी दुनिया में राजनेता हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी की कुंडली भी तुला लग्न की है, क्योंकि क्या है कि राजनेता होने के लिए ही आपको तुला लग्न का होना, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जरूरी है। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुला की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तुला राशि का मतलब है एक तो उसमें बैलेंस होता है। तो ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी है, मतलब जब वो समाज के सामने आते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ का एक अच्छा बैलेंस होता है, तो ये अपनी बातों का बैलेंस बना सकते हैं, ये अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ का बैलेंस बना सकते हैं। और ये जो है बहुत ज्यादा समझदारी से डिसीजन लेने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि तुला लग्न में शनि उच्च का होता है। शनि आपके जनता को, जो आपकी जनता है, जो आपकी पब्लिक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को जनता का भारी समर्थन मिलता है अगर शनि अच्छे हो तो। श्री राम की तुला राशि में शनि थे, ठीक है, तो उनको वनवास भी हो गया ना, उसके बाद भी जनता उन्हीं के साथ थी। और आज भी 10,000 साल बाद भी ना पब्लिक राम जी के साथ ही है। क्यों? क्योंकि शनि उनका कुछ ऐसा बैठा हुआ था कि उनको कोई उनके राज्य से भी किसी ने उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन जनता का उनको समर्थन मिलना बंद नहीं होता ऐसे लोगों को जनरली, अगर शनि अच्छे बैठे हों तो। लेकिन यहां पे बात कर लेते हैं, यहां पे जो तुला राशि है इसमें शुक्र बैठे हुए हैं स्वराशि के, खुद शुक्र की राशि है और शुक्र बैठे हुए हैं। तो तुला राशि, एक तो इनकी पर्सनैलिटी काफी मजबूत हो गई क्योंकि लग्न में स्वराशि का ग्रह बैठा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां ध्यान दो कि अष्टमेश, क्योंकि वृष राशि जो है उसका मालिक लग्न में पहुंच गया, तो अष्टमेश क्योंकि लग्न में चले गए, तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि इनकी शरीर में ना, इनको एक्चुअल में एक्सरसाइज की आदत पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि ये एक्सरसाइज जब नहीं करते ना तो इनकी बॉडी में कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, मतलब देखो क्या है, ये पीड़ा का भाव है, ठीक है, और पीड़ा का जो मालिक है वो लग्न में पहुंच गया और लग्न में जाके भी मजबूत हो गया। तो ऐसे लोग आपको एथलीट मिलते हैं। और ये अगर 6 महीने घर पे बैठ जाएं, बिस्तर में बैठ जाएं, तो इनके कहीं वेट बढ़ जाएगा, कहीं इनका कुछ हो जाएगा, कहीं इनका कुछ हो जाएगा, इन्हें दौड़ना ही पड़ेगा। एथलीट मिलते ही मिलते हैं। अगर 6th लॉर्ड लग्न में चला जाए या 8th लॉर्ड लग्न में चला जाए तो वो क्या करते हैं, 8th का मतलब भी है ट्रांसफॉर्मेशन, तो खुद को बदलते हैं ऐसे लोग अपनी मेहनत से।
अपनी बॉडी को चेंज करते हैं। तो ये बहुत अच्छे एथलीट होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे समझ में आ रही है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है क्योंकि अष्टमेश लग्न में गया है तो इनका नाता समस्याओं से कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है पीड़ा, समस्या, ऐसी परेशानियां जो आपको बता के नहीं आती हैं। अष्टमेश 8th हाउस जो है ना, वो ऐसी समस्याओं को डिनोट करता है जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, अचानक से आ जाती हैं, दैवीय आपदाएं। ठीक है, तो इनकी ऐसी आपदाओं का ना अपने प्रोफेशन में भी, जैसे कुछ लोग क्या है कि पीछे पीछे चुगली कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता चला कि आपकी टेबल पे रेजिग्नेशन या आपकी टेबल पे कुछ ऐसा लेटर पड़ा हुआ है जिससे कि आपकी पोस्ट में कमी आ गई, आपके पद में कमी आ गई। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं जिनके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिनके बारे में आपको पता नहीं हो सकता। तो ऐसी समस्याओं से इनका नाता भी कभी नहीं छूटता। लेकिन क्योंकि लॉर्ड लग्न में बैठ के अच्छा हो गया, खुद की राशि में बैठ गया, तो ये ओवरकम कर लेते हैं, उनसे ओवरकम कर लेते हैं। अब श्री राम की कुंडली का मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, उनके ना सारे ग्रह, मतलब भाई उनको वनवास हुआ, उनको उस टाइम के सबसे खतरनाक व्यक्ति से लड़ना पड़ा, उनके पास वन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, पत्थर पेड़ों के घर बनाए उन्होंने। ठीक है, लेकिन एट द लास्ट उन्होंने हर चीज पर विजय प्राप्त की। उन्हें राज्य भी उनको वापस मिला, उनकी पत्नी भी उनको वापस मिली, उनके सेना भी उनको वापस मिली, उनका भाई भी उनको वापस मिला। क्यों? क्योंकि शनि भी उनका उच्च का, सूर्य भी उनका उच्च का, बृहस्पति भी उनका उच्च का, मतलब सारे ग्रह उनके, चंद्रमा भी उनका उच्च का। मतलब कहने का यह है कि समस्याएं तो आएंगी जीवन में, लेकिन क्योंकि ग्रह इतने स्ट्रांग बैठे थे, एट द लास्ट सब चीजों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। तो यहां पर क्या है कि समस्याएं तो हैं, लेकिन पुतिन जी, व्लादिमीर जी समस्याओं पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न में शुक्र बैठा हुआ है स्वराशि का। अब यहां पे देख लेते हैं भाई, ये जो नक्षत्र है शुक्र का, ये स्वाति नक्षत्र है। अब देखो ये बड़ी खतरनाक चीज है ना। चंद्रमा किस नक्षत्र में? कृत्तिका में, सूर्य हस्त में। ठीक है, और लग्न स्वाति में। अब देखो, क्योंकि लग्न स्वाति में, और स्वाति जो नक्षत्र है वो है राहु का, और स्वाति जो नक्षत्र है ना, राहु क्या है? राहु है फोकस आपका। ठीक है, ऐसे लोग क्योंकि इनके सेल्फ लग्न में ही राहु का नक्षत्र बैठा हुआ, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन लग्न में होने की वजह से ऐसे लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। लग्जरी से इनका नाता कभी खत्म नहीं होता। पैसे की चाह और लग्जरी की चाह और सुख सुविधाओं की चाह इनको कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, और चंद्रमा भी वृष राशि के, तो ये इनका जो मन है, जब भी ये शांत खाली होते होंगे तो ये लग्जरी की तरफ जरूर जाते होंगे। क्योंकि देखो, शुक्र की राशि में चंद्रमा है और शुक्र खुद स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और राहु दिखाता है इस दुनिया को, मतलब क्या बोलते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, जो हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जिसकी हमें चाह होती है, लग्जरी की चाह होती है, उसको दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति, अब यहां से हमें ये पता चल गया, देखो सूर्य, चंद्र और लग्न से हमें ये पता चल गया कि चंद्रमा इनका काफी स्ट्रांग है, तो मन इनका काफी स्ट्रांग है। ठीक है, और ये समस्याओं में अपने आप को ना डरते नहीं है उनसे, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च का है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो ये कभी भी लड़ने से नहीं डरते, मरने से भी नहीं डरते। और समस्या क्या है कि इनकी जो एज है, आज 69th ईयर में ये चल रहे हैं, 70 ईयर के हो जाएंगे, उसका भी मैं बताता हूं उससे क्या कनेक्शन है। 70 ईयर में हो जाएंगे, और मेरे को लगता है कि कितना जिएंगे, 10 साल। और ऐसा व्यक्ति जिसका राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन लग्न में होना, वो ये कहता है कि भाई मैं 10 साल आगे जीने वाला हूं, लेकिन मैं ऐसे काम करके जाऊंगा कि कम से कम 100 साल तो लोग मुझे याद रखें। अब वो अच्छे तरीके से हो, बुरे तरीके से हो, राहु क्योंकि बैठे हुए हैं, तो राहु जो है ना समाज से अलग सोचते हैं। और फिर देखो यहाँ पे देखो कि लग्न पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, और वक्री ग्रह कभी भी सीधे काम नहीं कराता। वक्री का तो मतलब ये टेढ़ा। ठीक है, और वो भी भरणी नक्षत्र का। ठीक है, तो और वो भी शुक्र के ऊपर दृष्टि है, और शुक्र राहु के नक्षत्र में है। इसका मतलब शुक्र राहु से प्रभावित है, लग्जरी की तरफ भाग रहा है शुक्र,
और उस पर भरणी के बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि 10-12 साल जीना है, 100 साल का काम करके जाना है कम से कम, है ना। भाई हिटलर को लोग क्यों जानते हैं, मैं हिटलर से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो बहुत बड़े भाई नादिर शाह को लोग क्यों जानते हैं, ठीक है। यमुना जी पूरी लाल कर दी थी उसने। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, हम किस पे थे, हाँ चंद्रमा पर। चंद्रमा इनके क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो इनका जो मन है ना वो हमेशा 8th हाउस ना आपका क्या है, छुपी हुई चीज में है। तो इनका मन जो है ना, वैसे आपको पता ही है, सबको पता है कि ये जो ना उसमें थे, जो उनकी खुफिया एजेंसी होती है, तो इनको प्लानिंग करने का, इनको गुप्त रास्तों का, इनको गुप्त हथियारों का, इनको गुप्त चीजों की बहुत तगड़ी नॉलेज है, ठीक है। अच्छा जी, सूर्य इनका मुझे यहाँ पे ना सूर्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक तो देखो शनि के साथ है, ठीक है, और सूर्य जो लॉर्ड बनता है वो 11th हाउस का लॉर्ड है और शनि के साथ है, ठीक है। 12th हाउस में आ गए हैं, इस वजह से क्या है कि सूर्य यहां पर बहुत अच्छे नहीं होते, इसलिए इनको ना बार बार इनको अपने शत्रुओं से चुनौतियां मिलती रहती हैं। अब इसको इन्होंने ओवरकम किया किस वजह से कि इनका एक तो सेल्फ बहुत अच्छा है और इनका जो मन है चंद्रमा वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और चंद्रमा पर सूर्य पर दृष्टि देख लेते हैं, किसकी दृष्टि है। देखो चंद्रमा पर किसकी दृष्टि आ रही है, चंद्रमा पर एक तो राहु की दृष्टि है, सूर्य पर भी राहु की दृष्टि है, ठीक है, और बृहस्पति की दृष्टि नहीं है चंद्रमा पर, मंगल की दृष्टि नहीं है, सूर्य पर मंगल की दृष्टि नहीं है। हाँ सूर्य मतलब सूर्य कमजोर हो रहे, फिर चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, तो ऐसे लोगों का मन जो है ना राहु की तरफ ही बहुत भागता है। राहु का मतलब लग्जरी, राहु का मतलब गलत नीतियां, गलत, जिसको हम समाज में अनएक्सेप्टेबल बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है उस तरीके के काम, ठीक है। और फिर चंद्रमा वृष राशि का है, ये इसे समाज का मतलब ही नहीं है, इन्हें समाज समझ ही नहीं आता। ये कहते हैं कौन समाज, हम तो जो हैं वही हैं, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, ठीक है, ऐसी कहानी है। अब देखो चंद्रमा की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, पिता का साथ इनको बचपन में ही नहीं मिला, शत्रु बार बार हमला करते हैं, बार बार इनको परेशान करते हैं। अच्छा बुद्धि की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आज की कंडीशन में, ट्रांजिट पे आ जाते हैं कि भैया अब ट्रांजिट में क्या चल रहा है। तो देखो ट्रांजिट में कहानी, सारी कहानी में ट्रांजिट ने ही बिगाड़ रखी है, ठीक है। अब यहां पे देखो शनि, यहां पे ट्रांजिट के शनि यहां पे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहा हूं मैं। ट्रांजिट के मंगल भी यहां पे, मतलब आज की डेट में आकाश में जो है शनि और मंगल यहाँ पे राहु के ऊपर से गोचर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, शनि का जब भी राहु के ऊपर से गोचर होगा, शनि है कर्म कारक, राहु है कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, परेशानियां, आपदाएं, समस्याएं, उसके कारक है राहु। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आज भी मैं देख रहा हूं, आप देखना अगर किसी की शनि के ऊपर से राहु का गोचर हो या राहु के ऊपर से शनि का गोचर हो, तो आप देखना ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जॉब ना छूट जाए, मेरी पद में वो ना हो, मेरा पद नीचे ना आ जाए, मैं डिग्रेड ना हो जाऊं अपने प्रोफेशन में, ऐसा डर इनको बनता है, क्योंकि राहु बनाते हैं डर, ठीक है। और शनि है कर्म कारक, तो कर्म में इनको डर लगने लगता है कि भाई मेरा नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे लोग ना ज्यादा हाथ पैर मारने लगते हैं, मतलब ऐसे लोग ना डूबते, जैसे हम कहते हैं ना कि डूबता आदमी ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तो ऐसे लोगों को ऐसा डर लगता है कि भाई कहीं मेरे प्रोफेशन में नुकसान ना हो जाए। तो ये क्या करेंगे, खुद ही बॉस पे जाएंगे, बॉस की चापलूसी, मतलब कहने का मतलब ये प्रपुत्ति नहीं करेंगे ये, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि शनि का जब राहु पे गोचर होता है, तो राहु का जब और शनि पे गोचर होता है, तो ऐसे लोगों को प्रोफेशन में एक अनजाना सा डर लगने लगता है कि कहीं मेरा प्रोफेशन में नुकसान ना हो जाए, और वो डर उनको कुछ करने पे मजबूर करता है कि यार मुझे ना दुनिया को दिखाना है कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी प्रोफेशन में अपने खड़ा हुआ हूं। तो ऐसा अभी राहु के ऊपर शनि का गोचर हो रहा है, तो ऐसा इनको फील आ रहा था शायद 1-1.5 साल से, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि राहु यहाँ पे ना धनिष्ठा में है, 1-1.5 दिन राहु यहाँ पे ना धनिष्ठा में है,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाएगा या बैठ ले चले। राहु यहाँ पे ना धनिष्ठा में है, राहु यहाँ पे किसमें, धनिष्ठा में। और धनिष्ठा जो है ना एक्चुअल में क्या है कि ये नक्षत्र है, धनिष्ठा का मतलब होता है साउंड, आवाज, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं शिव के डमरू से। तो राहु जब धनिष्ठा में आते हैं ना तो जो नटराज थे, नटराज की कहानी तो आपने सुनी होगी, वो वॉर नृत्य करते हैं। जब शिव तांडव करते हैं, जिसे हम तांडव बोलते हैं ना, तो वो तांडव का साउंड जो है वो धनिष्ठा है, क्योंकि स्वाति जो है वो कानों से जुड़ा हुआ है, स्वाति धनिष्ठा सतविषा, ठीक है। तो स्वाति में स्वाति और स्वाति के बाद है स्वाति, खुद कानों से जुड़ा हुआ है, धनिष्ठा आवाज से जुड़ा हुआ है, ये साउंड करता है, ये दुनिया को बताता है। राहु जब धनिष्ठा में आता है ना तो शोर मचाता है और दुनिया को बताता है कि मैं आ गया हूं, ठीक है, और मैं लड़ूंगा। राहु वैसे सूर्य का विरोधी होता है, सूर्य जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि अगर एक राजा है उसको आप सन मानते हो, तो एक जो आतंकवादी है जो राजा को सत्ता में से हटाना चाहता है वो राहु है, ठीक है, और वो अपना शासन करना चाहता है, वो राहु है। तो यहां पे क्या हुआ भाई कि इनके राहु के ऊपर से शनि मंगल। अब देखो ये जो फोर्थ हाउस है, पहले इसकी भी बात कर लेते हैं। फोर्थ हाउस ना आपकी जनता का हाउस होता है। आप अगर आप राजा हो तो आपकी जो प्रजा है, क्योंकि यहां पे सूर्य उच्च का होता है 10th हाउस में, 10th हाउस में सूर्य राजा है, तो राजा की जो प्रजा है वो क्या है, वो 4th हाउस है, ठीक है। अब 4th हाउस में शनि मंगल की युति बनने की वजह से प्रजा में कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए, मार धाड़ यहां पे शुरू हो गई। फिर देखो जैसे ही यहां पे देखो अभी ना राहु जैसे ही यहां पे आया है, यहां पे ट्रांजिट का राहु जैसे ही आया है, ठीक है, पहली राशि में मतलब मेष में। और मेष राशि क्या है, मेष राशि है मंगल की, मंगल की राशि में यहां पे बृहस्पति बैठे हुए हैं भरणी नक्षत्र के, ठीक है। और ये जो भरणी नक्षत्र है ये खुद में क्या है, खुद में बड़ा खराब नक्षत्र है, ठीक है, यम का नक्षत्र है। और बृहस्पति जब भरणी में होते हैं तो ये ना बृहस्पति है आपकी शरीर का फैट, मास फैट जो है, और जब भरणी है ना वो है सुई, चुभन। तो ये मैंने कई बार देखा है कि जब बृहस्पति भरणी में आते हैं और मंगल की दृष्टि में कहीं से आ जाए वो, तो वो वहां पे क्या करता है कि अटैक करा देता है, लोग मर जाते हैं, बम विस्फोट करा देता है, मांस फटता है कहीं ना कहीं से। अगर आपके ट्रांजिट में आ रहा है तो आपका एक्सीडेंट होगा और खून निकलेगा, ठीक है, मांस फटेगा, क्योंकि बृहस्पति मांस है और भरणी सुई है, ठीक है। और राहु क्या करता है, देखो राहु बृहस्पति एक्सपेंडेशन करता है, राहु भी एक्सपेंडेशन करता है, मतलब बढ़ाता है चीजों को। राहु बृहस्पति भी चीजों को बढ़ाता है, राहु भी चीजों को बढ़ाता है। बृहस्पति एक्सपेंडेशन है, राहु एक्सप्लोजन है, फटना, ठीक है। तो जैसे ही राहु यहां पे मंगल की राशि में आए, ध्यान देना, मंगल की राशि में आए तो उन्होंने क्या करा, पहले तो इस बृहस्पति को एक्टिवेट करा, ठीक है। और ये 7th हाउस है, ध्यान देना, इसका 7th हाउस है, मतलब इसके शत्रु, किसके शत्रु, व्लादिमीर के शत्रु, उसका 7th हाउस, ठीक है। वहां पे कौन बैठे हैं, भरणी। अच्छा हाँ, इनके बारे में एक बात और बता दूं कि क्योंकि बृहस्पति इनका भरणी का है तो इनके शत्रु, अब मैंने क्या बताया कि बृहस्पति भरणी में होता है तो क्या होता है कि जीव का अंत, बृहस्पति जीव भी है, भरणी मृत्यु है, यम का नक्षत्र है, तो वो क्या करता है, अपने शत्रुओं की मृत्यु कर देता है, उनको मार देता है और वो खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर देखो मैं इनके बारे में पढ़ भी रहा था कि इनके जो राजनीतिक शत्रु थे उनका पता ही नहीं चलता था कि वो कहां चले गए। क्यों, क्योंकि 7th हाउस ना आपका शत्रु है भाई, आप 1st हाउस आप हो, सेल्फ है आपका, तो 7th हाउस आपका शत्रु हुआ ना। तो इनके जो शत्रु हैं, क्योंकि भरणी का बृहस्पति वहां पे बैठा है और वक्री है, वक्री है, वक्री का मतलब देखो वक्री में ना एक चेष्टा बल हो जाता है, जैसे बृहस्पति नॉर्मल बैठा है, ठीक है जी, उसमें जितनी ताकत है ठीक है, लेकिन वक्री हो गया तो ताकत डबल हो गई, पहला साइन ये। दूसरा साइन ये कि वक्री का मतलब है सीधा रास्ता नहीं लेता वो किसी भी काम में, जैसे अगर वो उसे किसी को मारना है
तो कुछ इस तरीके से मारेगा कि वो नॉर्मल तरीका नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें अलग तरीका होगा। ठीक है, वक्री बृहस्पति की एक बात और है, इनके नाम को बोलने में जीभ मुड़ती है। जैसे मेरा बृहस्पति वक्री है तो मेरा नाम लोग 2 बार में बोलते हैं, पूर्णकांत शर्मा, मैं तो सही बोल लेता हूं, लेकिन आज तक मेरा नाम पहली बार में कोई सही नहीं बोल पाया, है ना, नहीं बोल पाते ना। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है, इनमें इनके नाम में अगर किसी का बृहस्पति वक्री है तो उसके नाम को बोलने में, तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बोलने में ना, मैंने भी 2-3 बार प्रैक्टिस करी थी तो बोलने के लिए, तो व्लादिमीर पुतिन बोलने के लिए ना इसमें जीभ मुड़ती है। और कहीं ना इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो आधा कुछ बनेगा, जैसे पूर्ण में नीचे पू की मात्रा आती है, मतलब या बिंदी आती है या कुछ ऐसा जहां पे जीभ मुड़े। तो कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे ना ये अपने शत्रुओं को कुछ ऐसे रास्तों से मारते हैं जिनका पता ही नहीं किसी को कि कहां गया। वो नॉर्मल तरीका नहीं है कि जाके लड़े, थप्पड़ मारा, फिर गोली मार दी, नहीं दैट इज नॉट द वे। ठीक है, वो उनको पता चल गया कि ये मेरा शत्रु है, तो फिर वो अचानक से खाते खाते ही गायब हो जाएगा, वो कहीं खाना खाने गया होगा और वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि बृहस्पति वक्री है तो नॉर्मली काम नहीं करता। फिर देखो राहु यहाँ पे जैसे ही आए हैं इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इनके शत्रु हैं, ये बृहस्पति वक्री है। राहु जैसे यहाँ पे आया, बृहस्पति एक्टिवेट हुआ, बृहस्पति की राशियां एक्टिवेट हुई, मींस मंगल, बृहस्पति की राशियां मंगल और 12th यहाँ पे। और देखो ये भी शत्रु की राशि होती है, ये भी आपके शत्रु हैं। तो इन आपके जो शत्रु हैं जिनको आपको हराना है वो ये और ये, जो आपके देखो इसको ना अपोजिटर भी बोलते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर। आपके जो 7th हाउस है ना वो आपके प्योर शत्रु नहीं है, वो आपके कॉम्पिटिटर है, अपोजिशन है वो आपकी, है ना। लेकिन जो 6th हाउस है वो आपके प्योर शत्रु हैं। तो जैसे ही बृहस्पति यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, उसने इसको एक्टिवेट करा, उसने इसको एक्टिवेट करा, उसने इसको एक्टिवेट करा, तो ये 3 भाव एक्टिवेट हुए। बृहस्पति खुद भरणी का है, मंगल यहाँ पे मूल का है। अब मूल जो है वो केतु का नक्षत्र होता है। किसका नक्षत्र होता है? केतु का। और ये भी बड़ा खतरनाक नक्षत्र होता है, क्योंकि मूल का मतलब है जड़, और मूल यहाँ पे ना देखो भरणी भी सुई को, पैनी चीज को डिनोट करता है, और जो मूल है वो भी पैनी चीज को डिनोट करता है, क्योंकि मूल यहाँ पे जड़ को डिनोट करता है, और जड़ हमेशा आगे से पैनी होती है। और जड़ जो है वो किसी चीज का को करने वाली होती है, उसका मेन वो होता है, मतलब जहां से किसी चीज की शुरुआत हो रही है। और मंगल एक तो देखो इसमें 9th में सैजिटेरियस में धनु राशि में, क्योंकि धनु खुद बहुत, धनु का आपने अगर डायग्राम देखा होगा धनु राशि का, तो धनु राशि ना खुद हाथ में तीर लेके खड़ी है, ठीक है, पीछे से वो घोड़े की तरह है, मतलब उसके जो आधा शरीर है उसमें घोड़े जितनी शक्ति है, और उसमें मनुष्य जितना दिमाग है सैजिटेरियस में, फिर हाथ में उसके तीर तलवार है, मतलब वो युद्ध की राशि है। बृहस्पति ना यहाँ पे युद्ध की राशि है, सैजिटेरियस जो है ना युद्ध की राशि है, और इसमें मंगल बैठ जाए, और मंगल भी किसमें? मूल में, ठीक है। तो और मूल में बैठ गया, और 3rd हाउस है बैठ गया। 3rd हाउस का मतलब क्या है? आपके पड़ोसी। 3rd हाउस का मतलब होता है आपके पड़ोसी। तो भैया इनके पड़ोसी भी इनसे परेशान होंगे। मंगल का तो काम ही है लड़ना। आप पता करके देखना, अगर किसी को पता होगा तो हो सकता है यूक्रेन या रशिया तक मेरी वीडियो पहुंचे तो कोई कमेंट कर दे कि क्या इनके पड़ोसी भी इनसे परेशान है परेशान थे, मतलब ये अपने पड़ोसियों को गाड़ी लगाने के नाम पर या कुछ ऐसे कुछ करने के वहां पे भी पीट देते होंगे। मंगल 3rd हाउस में होता है, आदमी झगड़ालू होता है अपने पड़ोसियों से। किसी का भी देख लेना, किसी का भी मंगल अगर 3rd में हो, कैसा भी बैठा हो, अपने पड़ोसियों से जरूर लड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब जैसे ही मंगल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, इन्होंने पड़ोसी पर हमला कर दिया, और हमला इतना तीक्ष्ण था मूल की तरह। मूल मतलब जैसे बिजली गिरती है ना ऊपर से, तो आकाश से ऐसे बिजली गिरती है एकदम मूल की तरह, ऐसे एकदम, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करके बिल्कुल, ठीक है, कोन की तरह एकदम, पैनी, नीचे से पैनी। तो ऐसे पड़ोसी पे हमला हुआ, ऐसे पड़ोसी पे हमला हुआ, ठीक है। तो ये राहु जैसे ही यहां पे आया वैसे ही हमला शुरू हो गया। प्रजा इनकी खुद इनसे परेशान है अभी थोड़े दिन तक, जब तक शनि मंगल यहाँ पे 4th हाउस में रहेंगे
तब तक इनके खुद के लोग इनका समर्थन नहीं करेंगे और इनकी प्रजा इनसे परेशान रहेगी। लेकिन जल्दी शनि यहां से निकल के यहाँ आने वाले हैं और बृहस्पति यहाँ पे हैं, सूर्य अभी यहाँ पे हैं और आज की डेट में चंद्रमा भी यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो लोग इनकी ना अभी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही यहाँ पे सूर्य यहाँ पे आएंगे अभी इनकी छवि और खराब होगी, क्योंकि लगभग 1 महीना सूर्य यहाँ पे है और अगले महीने ना इसी महीने में शायद शनि यहां से यहां आ रहे हैं, मुझे अभी पक्का पता नहीं है। शनि जैसे राशि परिवर्तन करेंगे, अगर इसी महीने राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनि, तो फिर इनकी छवि और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि 5th हाउस क्या है ना, हमारी छवि है, हमारा फेम है, और फेम में शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो पूरे विश्व स्तर पर इनकी छवि को बहुत बड़ा झटका यहां पे लगेगा। अब कहानी क्या है कि आगे होने वाला क्या है, तो देखो भैया आगे मेरे को ऐसा लगता है क्या होने वाला है कि यहां पर जैसे राहु मेरे हिसाब से भरणी की तरफ, बृहस्पति की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां तक जब तक ये राहु बृहस्पति में भरणी में नहीं पहुंच जाते, अभी राहु ने जस्ट एंटर करा यहां पे, अभी देखना पड़ेगा कि राहु कहां पे है। राहु जैसे एग्जैक्टली इनके बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेंगे और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तब चीजें खत्म होने की कगार पे होंगी। लेकिन पूरे विश्व में अभी लगभग 2 साल करीब बहुत बड़े बड़े युद्ध होने वाले हैं। अगर रशिया चुप हो गया ना तो चाइना शुरू होगा, चाइना चुप हो गया तो वो जो वहां पे है क्या बोलते हैं उसे, नॉर्थ कोरिया और चाइना तो भी चुप बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम पहले तुम निपट लो फिर हम लड़ेंगे, तो अभी वो भी लड़ेंगे, क्योंकि राहु मेष में आ रहे हैं। अब इनकी कुंडली में तो बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, भरणी में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले झटका इन्हीं को लगा, लेकिन औरों की कुंडली में भी तो राहु घूम रहे होंगे अभी, तो अभी बड़े बड़े युद्ध होंगे 1.5-2 साल। ये ट्रांजिट जो है ना, ये ट्रांजिट ही ऐसा चल रहा है, समय ही ऐसा चल रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी चीज एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं कि राहु क्योंकि 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, अपोजिशन से गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति वहां पे वक्री हैं, तो ये अचानक से अपनी रणनीति चेंज कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे क्या बोलेंगे कि भाई हमने युद्ध बंद कर दिया, अचानक से रशिया कह देगा कि भाई हमने युद्ध बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही कोई उसको मौका मिलेगा वो एकदम से सबको चौंका देगा। ऐसे कुछ बड़े डिसीजन यहां पे राहु इनसे दिलवाएगा अभी। और दूसरी चीज क्या है कि हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया, प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये अपने 69th ईयर और 4 मंथ में है, इनकी जो एज है 69 ईयर 4 मंथ है, मतलब 70th ईयर में चल रहे हैं, और प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग 17th ईयर में इनका ये वाला 10th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है। ठीक है, तो 10वां भाव एक्टिवेटेड है, इसका मतलब ये है कि इस पिछले अक्टूबर से, आज क्या है फरवरी मार्च चल रहा है, अगले अक्टूबर तक 10th हाउस इसका एक्टिवेटेड है व्लादिमीर पुतिन का। इसका मतलब ये कुछ बहुत बड़े बड़े काम तो करने वाले हैं। और एक बात और मैं बताना यहां पे भूल गया कि केतु 10th में बैठा हुआ है। देखो केतु के पास ना दिमाग नहीं है, केतु जिस हाउस में बैठ जाता है वहां पर ऐसे डिसीजन दिलवाता है जिसमें कि दिमाग ना हो, मतलब जो बिना सोचे समझे लिए गए हों। 10th के केतु को मैं इसीलिए खराब मानता हूं कि ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में ऐसे डिसीजंस लेता है जिनके बारे में उसने सोचा नहीं है, या बिना सोचे समझे काम कर देना, ऐसा करता है 10th हाउस में केतु जब भी होता है। इनका 10th में केतु है और 10th हाउस प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग इस साल बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो ये बिना सोचे समझे डिसीजंस ले रहे हैं। फिर वहां पे देखो राहु के ऊपर शनि मंगल का गोचर है, यहाँ पे ये जो ना, ये हमारा दिमाग है, दिमाग में राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कंफ्यूज्ड होके बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे, और इनके दिमाग में बस अभी यही चल रहा है कि मेरी एज 70 साल हो चुकी है, 80-90 साल तक जीऊंगा, 10 साल में 100 साल जितनी काम करके इनको जाना है। क्योंकि केतु ना, ये वाला केतु ऐसे ही सोचवाता है, वो ये कहता है कि अगर मैंने दुनिया सारी खत्म कर दी ना, वही जो एवेंजर में वो चुटकी बजाता है और आधी दुनिया को खत्म कर देता है, वही वाला सीन सोचते हैं ये लोग कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा फिर मैं नई दुनिया बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें हम लोग सब सुख शांति से रहेंगे। ऐसा केतु यहाँ पे सोचवाता है।
और वो कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया को बनाने में मैं खत्म भी हो गया ना, तो भी तो लोग मुझे सैकड़ों साल तक याद रखेंगे। आज तो मुझे कोई भी याद नहीं रखेगा, अगले 10 साल में मर जाऊंगा, अगर इसी तरीके से मर गया तो कौन याद रखेगा। ठीक है, ओशो ने भी एक बार कहा है कि वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो बेड पे या हॉस्पिटल पे नहीं मरते। ठीक है, ओशो ने भी जब उनको टाइम मिला मरने का तो वो भाग भाग के अमेरिका जाते थे कि भाई कोई मुझे गोली मार दो। गांधी जी ने तो शायद कहते हैं कि खुद ही प्लानिंग करी थी, नहीं खुद तो नहीं करी, चलो ये बात काट दो ठीक है बिना बात के विरोध ना हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है कि जो लोग खुद, हाँ जी गेट बंद कर दो मालिक। ठीक है, तो जो लोग अपना नाम करना चाहते हैं ना, वो बेड पे नहीं पड़ते, और अगर आप बेड पे मरने की सोच रहे हैं तो आपको मरने के बाद दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा। तो व्लादिमीर पुतिन क्योंकि केतु 10th में है, तो वो यहाँ पे यही सोच रहे होंगे कि मुझे मरने के बाद ना कोई याद रखे, और इस फीलिंग के साथ, क्योंकि केतु दिमाग नहीं देता, केतु देता फीलिंग, गट फीलिंग, उनके मन में कुछ ऐसा आभास सा होता है और वो कांड कर देते हैं, वो है केतु। ठीक है, तो केतु यहाँ पे ये कराएगा इनसे, और 10th हाउस एक्टिवेटेड है, लगभग अक्टूबर नवंबर इस साल के लास्ट तक ये बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, अपनी रणनीतियां बार बार चेंज करेंगे, लोगों को मारेंगे, अपोजिशन पे बिजली बन के गिरेंगे, भरणी मूल और भरणी की वजह से अपोजिशन पे बिजली बन के गिरेंगे और संहार करेंगे। भरणी क्योंकि मृत्यु का नक्षत्र है, मूल क्योंकि बहुत तीक्ष्ण और पैना नक्षत्र है। ठीक है, तो इतनी तेजी से प्रहार होगा कि अपोजिशन को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, रणनीतियां बार बार बदलेंगे। अगर ये कहते हैं कि युद्ध विराम हो भी गया है तो मैं ये कहूंगा कि माने ना, क्योंकि राहु और बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं, रणनीति बदलेंगे अचानक से कुछ। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।